जानकी अपनी 4 बहुओं और बेटों के साथ नीमचपुर गांव में रहती थी। उसके चारों बेटे शहर में दिहाड़ी मजदूरी करते थे। एक रोज, मेरी तो समझ में कुछ नहीं आ रहा माँ जी, शहर में उन चारों भाइयों की नौकरी भी छूट गई है। ऐसे में हम लोगों का गुजारा करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। 2 महीने का किराया देना बाकी है लाला का, सब कैसे होगा? तू चिंता मत कर बहू, कुछ न कुछ गुजारा हो ही जाएगा। वो लोग ये बातें कर ही रहे थे कि तभी लाला उनके दरवाजे पर आ खड़ा होता है। पैसे तो मैं लेकर ही रहूंगा तुमसे, चाहे मुझे तुम्हारे हलक में हाथ डालकर ही पैसे क्यों ना निकालने पड़े। इस महीने के मिलाकर पूरे 12,000 हो गए। मुझे मेरे पूरे पैसे अभी दो, नहीं तो ये घर खाली करो। ऐसा मत कीजिए लाला जी, अभी माँ जी की तबीयत भी ठीक नहीं है और सुनीता दीदी भी पेट से है। बाहर बरसात का मौसम वैसे ही है, ऐसे में हम कहाँ जाएंगे? हाँ मालिक, अभी हमारे पतियों की नौकरी भी छूट गई है, वो नई नौकरी ढूंढ रहे हैं। जैसे ही मिल जाएगी हम आपके पैसे लौटा देंगे। हमें बस कुछ दिन की मोहलत दे दीजिए, हम आपके पैर पकड़ते हैं। वो दोनों बहुएं उसके पैर पकड़ लेती हैं। लाला उन्हें हफ्ते भर की मोहलत देकर चला जाता है। फिर बरसात का मौसम शुरू हो जाता है और बारिश आने लगती है, जिसके कारण उनके घर में बारिश की टपकन शुरू हो जाती है कि हम गरीबों के साथ भगवान इतना जुल्म क्यों कर रहा है। शहर में पतियों का काम छूट गया, यहाँ छत टपक रही है, घर में सूखे खाने के अलावा कुछ नहीं, ऊपर से माँ जी की तबीयत भी ठीक नहीं। हफ्ता पूरा होने में सिर्फ 3 दिन बाकी है और अभी तक पैसों का जुगाड़ नहीं हो पाया है। मेरा दिल बहुत घबरा रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे कुछ गलत होने वाला है। आप परेशान मत होइए जेठानी जी, ये आपके लिए ठीक नहीं, अब जो होगा ऊपर वाला ही करेगा। ऐसे ही 1 हफ्ता बीत जाता है। लाला फिर घर में आकर बखेड़ा कर देता है। चारों बहुएं उसके सामने हाथ जोड़ती हैं, लेकिन वो उसकी एक नहीं सुनता और उनको घर से निकाल देता है। बाहर तेज बारिश हो रही थी। चारों बहुएं अपनी बूढ़ी सास का हाथ थामे सड़क पर चल रही होती हैं। अब हम कहाँ जाएंगे? माँ जी की तबीयत पहले से ही खराब है, ऊपर से सुनीता भाभी भी गर्भवती है। इन दोनों के लिए यूँ बारिश में ज्यादा देर तक रहना ठीक नहीं। तुम ठीक कहती हो, और मुझसे अब ज्यादा चला भी नहीं जा रहा। जल्दी से कोई जगह देख लो। हाँ बहू, जल्दी से कहीं सर ढकने की जगह ढूंढो, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। अब घबराओ नहीं, हम कुछ न कुछ सोचते हैं। कुछ दूर चलने पर उन 5 को सामने मंदिर दिखाई देता है। अरे वो देखो मंदिर, चलो अभी के लिए इस बारिश से बचने के लिए हम सब वहीं चलते हैं। अब वो 5 वहाँ चली जाती हैं। कुछ देर वहाँ बैठती हैं कि तभी वहाँ पंडित आ जाता है। अरे ओ, ये धर्मशाला नहीं है कोई जो डेरा जमा कर बैठ गई। चलो भागो यहाँ से। पंडित जी, इस बारिश में कुछ देर बैठने दीजिए ना, कुछ तो इंसानियत दिखाइए। कहाँ ना निकलो, नहीं तो धक्के मारकर निकाल दूंगा। वो चारों अपनी बूढ़ी सास को लेकर वहाँ से चली जाती हैं। अब मुझसे और नहीं चला जाता, मुझे बहुत जोरों की भूख भी लगी है, कहीं से कुछ सूखी रोटी ही खाने को मिल जाए। अपनी सास की लाचारी देख चारों बहुओं को रोना आ जाता है और वो चारों यहाँ वहाँ खाने की कुछ चीज ढूंढती हैं। तभी उनकी नजर सामने एक ढाबे पर जाती है, जहाँ ढाबे पर काम करने वाला खाना खाने के बाद बाकी बचा हुआ खाना कूड़ेदान में डाल दे रहे थे। गरिमा और छाया जल्दी से जाकर उसमें से कूड़ेदान का खाना निकाल कर ले आती है। फिर एक पेड़ के नीचे बैठकर वो सभी खाने लगती है। हे ऊपर वाले, तू हमें ऐसे दिन भी दिखाएगा, हमने सोचा न था। सच में आज एहसास हो रहा है गरीब होना भी किसी बद्दुआ से कम नहीं है। वो सभी बारिश में भीग चुकी थी, जिस वजह से अब उन्हें छींकें भी आने लगी। कुछ देर बाद वो सभी चलते चलते एक सीमेंट की पाइप में जा बैठती हैं और बारिश थमने का इंतजार करने लगती हैं। अब वो सभी कभी कचरे से फेंका हुआ खाना खाती हैं, तो कभी किसी होटल के बाहर पड़ी जूठन। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं। इधर शहर से भी उनके पतियों की कोई खबर नहीं आती। जैसे तैसे वो कुछ दिन बिताते हैं। फिर एक रोज सुनीता के पेट में तेज दर्द उठने लगता है। माँ जी, पेट में बहुत दर्द हो रहा है। हे भगवान, लगता है बहू का प्रसव का समय शुरू हो गया है। पाइपलाइन में बैठी सुनीता दर्द से तड़प रही थी। तभी तेज गड़गड़ाहट के साथ बादल गरजने लगते हैं और जोरों की बारिश शुरू हो जाती है। हे भगवान, काफी तेज बारिश शुरू हो गई, ऊपर से अस्पताल भी काफी दूर है। अब हमें जेठानी जी की मदद करनी होगी। मैं पास में ही घर है, वहाँ जाकर मदद मांग कर आती हूँ। छाया भागते हुए जाती है और मदद मांगने लगती है। वो पड़ोस के एक घर में जाती है और एक औरत को सारी बात बताती है। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है, तुम्हें वो बच्चा होने के बाद मुझे देना होगा, क्योंकि मैं 10 साल से माँ बनना चाह रही हूँ, लेकिन अभी तक इस सुख से वंचित हूँ। अगर तुम्हें ये मंजूर है तो मैं अपने घर के पीछे बने कमरे में तुम सबको रहने दे सकती हूँ। और वैसे भी तुमने बताया ना, तुम 4-4 बहुएं हो, सभी एक एक बच्चा तो पैदा कर ही दोगी, तो तुम्हारे घर पर तो बच्चे आ जाएंगे। लेकिन मेरे घर का क्या? ये इतना बड़ा घर क्या बिना किलकारियों के ही रहेगा? अब मैं ये मौका नहीं गंवाना चाहती। तुम पागल हो क्या? हम गरीबों की मजबूरी का फायदा उठाना चाहती हो? हम गरीब जरूर हैं, लेकिन सौदा नहीं करेंगे।
छाया वापस पाइपलाइन में आ जाती है और सबको सारी बात बताती है। अगर मेरा बच्चा देने से तुम सबको छत मिल जाती है तो ठीक है, मैं इस कुर्बानी के लिए तैयार हूँ। ये आप क्या कह रही है जेठानी जी? हाँ बहू, हम ऐसा नहीं कर सकते। मेरा दर्द बढ़ता ही जा रहा है और मैं जो कह रही हूँ सही कह रही हूँ। छाया तुम मुझे अभी वहां ले चलो। इसके बाद वो सभी उस औरत के घर जाते हैं जहाँ वो अपने घर के पीछे बने घर में उनको रहने को देती है। साथ ही अपनी प्राइवेट डॉक्टर को घर पर ही फोन करके बुला लेती है और उसकी डिलीवरी कराती है। डिलीवरी के बाद वो अपने बच्चे को उस औरत जिसका नाम मालिनी होता है उसे दे देती है। बच्चा पाकर मालिनी बहुत खुश होती है, जिसके बाद मालिनी उन सबका अच्छे से ध्यान रखती है और सबको पेट भर खाने को देती है। अब कुछ दिनों तक वो वहीं रहती है। मालिनी सिर्फ बच्चे को दूध पिलाने के वक्त ही सुनीता को देती। सुनीता दीदी, आपने अपनी ममता का गला घोट कर ये छत हमें दिलवाई है, आप सच में महान है। लेकिन सुनीता का बच्चा जब भी मालिनी के पास जाता वो रोता रहता। ऐसे ही 10 दिन बीत गए। उधर शहर से चारों भाई भी उन्हें ढूंढते हुए पहुंच जाते हैं और सुनीता का पति सुधीर अपने बच्चे को देखकर फूट फूट कर रोता है। साथ ही सुनीता और वो बच्चा भी रोने लगते हैं। उन सबकी भावनाओं को देख मालिनी को अपनी गलती का एहसास होता है और वो उनसे अपने किए की माफी मांगती है। मुझे माफ करना जो मैंने आप लोगों की मजबूरी का फायदा उठाया। ले लीजिए आपका बच्चा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम सब भी भगवान से आपके लिए प्रार्थना करेंगे कि आपकी गोद भी जल्द ही भरे। जी शुक्रिया। और हाँ, जब तक आपका रहने का कुछ इंतजाम नहीं हो जाता आप सब यहीं रहिए, तब तक मैं भी मुन्ना के साथ कुछ समय बिता पाऊंगी। मालिनी की बात मानकर अब वो सब उसके घर के पीछे वाले घर में ही रहने लगते हैं। फिर कुछ समय बाद जब उन चारों भाइयों की गांव में एक फैक्ट्री में नौकरी लग जाती है, तब वो एक कमरा किराए पर ले लेते हैं और उसमें रहने लगते हैं। अब वो सब साथ में खुशी खुशी रहते हैं। सोनपुर गांव के मुखिया रामप्रकाश अपने बेटे श्याम से बहुत परेशान रहते थे। श्याम अपने पिता के साथ किसी भी काम में हाथ नहीं बटाता था, बस सारा दिन इधर उधर दोस्तों के साथ घूमते रहना और खाली समय मिले तो सोते रहना। रामप्रकाश को इसी बात की चिंता रहती थी कि श्याम पर कभी गांव को संभालने की जिम्मेदारी आई तो वो कैसे उस जिम्मेदारी को संभाल पाएगा। इसीलिए एक दिन गुस्से में आकर रामप्रकाश श्याम से बोला, श्याम, तू कब तक इस तरह निठल्ला बनकर घूमता रहेगा? तेरी उम्र के बच्चे शहर जाकर बड़ी बड़ी नौकरियां कर रहे हैं या फिर अपने पिता के साथ गांव की पंचायत में बैठते हैं। पर तुझे मैं कह कह कर थक गया, तू भी कुछ काम कर लिया कर। पर तेरे तो कान में जूं तक नहीं रेंगती। मैंने फैसला किया है, अब तुम गांव में तभी आओगे जब कुछ काम धंधा सीख जाओगे। अरे कैसी बातें कर रहे हो? अकेला लड़का कहाँ कहाँ भटकेगा? माँ, मुझे नहीं जाना कहीं भी। मैं पतंग उड़ाने बबलू के घर जा रहा हूँ। खबरदार जो पतंग उड़ाने गए। मैंने कह दिया सो कह दिया। अब तुम कल सुबह काम की तलाश में जाओगे और कोई काम सीख कर ही लौटोगे। रामप्रकाश ने जबरदस्ती श्याम को काम ढूंढने भेज दिया ताकि वो एक जिम्मेदार इंसान बनकर आ सके। श्याम काम की तलाश में निकल तो पड़ा, पर उसका मन बिल्कुल नहीं था। चलते चलते श्याम एक जंगल में पहुंचा। वहीं उसे एक पेड़ के नीचे एक साधु महाराज समाधि में बैठे दिखाई दिए। श्याम ने देखा एक काला नाग साधु बाबा को डसने वाला है। श्याम ने कुछ भी देरी न करते हुए झट से नाग को उठाया और एक ओर फेंक दिया। शोर से साधु बाबा की समाधि टूट गई। उन्होंने नाग को झाड़ियों में भागते देखा। धन्यवाद बेटा, तुमने आज मेरी जान बचा ली। आओ मेरी कुटिया में चलो, वहाँ चलकर बात करते हैं। बाबा, आपकी कुटिया तो बहुत सुंदर है। ये तो बांस से बनी हुई है। बेटा, ये बांस की कुटिया मैंने स्वयं बनाई है। बांस को जोड़ जोड़ कर बहुत मेहनत से मैंने इसे तैयार किया है। बाबा, क्या मैं कुछ दिन यहाँ आपके पास रह सकता हूँ? हाँ हाँ बेटा, बिल्कुल रह सकते हो। श्याम उन साधु बाबा के साथ ही रहने लगा। वो साधु बाबा की बहुत सेवा करता था। वहाँ पर श्याम ने बांस से घर बनाना सीखा। एक दिन साधु बाबा श्याम से बोले, श्याम बेटा, अब मुझे यहाँ से दूसरे स्थान पर जाना है। अब तुम्हारा भी अपने गांव लौटने का निश्चित समय आ गया है। पर बाबा, मुझे तो मेरे पिताजी ने कहा था जब तक मैं कोई काम धंधा नहीं ढूंढ लेता तब तक मैं गांव वापस नहीं जा सकता। काम तो तुमने सीख लिया बेटा। तुमने बांस के घर बनाने सीखे हैं, वो भी बहुत मेहनत का काम है। अब तुम अपने गांव जाना और वहां पर तुम जल्दी ही बांस के घर बनाना शुरू कर देना। बस यही तुम्हारा काम है। एक दिन ये बांस के घर तुम्हारे बहुत काम आएंगे। श्याम साधु बाबा से विदा लेकर वापस गांव पहुंच जाता है और अगले दिन बांस मंगवाकर पूरे गांव में बांस के घर बनाने शुरू कर देता है।
पता नहीं इस लड़के को मैंने काम धंधा ढूंढने भेजा था, पर ये तो बांस के घर बनाने में लग गया है। देखने में घर कितने सुंदर और मजबूत हैं। पर ये घर किस काम के? यहाँ कौन रहेगा? है? गांव में सबके अपने अपने घर, अपनी जमीन जायदाद है, और ये फिजूल की मेहनत कर रहा है। श्याम कुछ ही दिनों में पूरे गांव में जगह जगह बांस के घर बना लेता है। मॉनसून आ चुका था और सोनपुर गांव में कई दिनों से मूसलाधार बारिश हो रही थी। एक शाम पानी का बहाव तेज हो गया, जिससे सोनपुर गांव के पास वाली नदी में पानी का स्तर ऊपर तक आ गया, जिस कारण सोनपुर गांव बाढ़ की चपेट में आ गया। सोनपुर के साथ साथ आसपास के बहुत से गाँव बाढ़ में डूब रहे थे। सोनपुर गाँव के लोग हाहाकार मचाने लगे। तभी उन्हें गाँव में बने बांस के घर दिखाई दिए, जो काफी ऊंचे बने हुए थे, और उन बांस के घरों की छत तक बाढ़ का पानी नहीं पहुंच रहा था। पूरे गांव ने बाढ़ से बचने के लिए श्याम के द्वारा बनाए गए बांस के घरों में शरण ली। राम प्रकाश भी अपने बेटे श्याम और अपनी पत्नी के साथ उसी बांस के घर में शरण लेता है। बाबू, मुझे साधु बाबा ने बोला था कि वक्त आने पर ये बांस के घर बहुत काम आएंगे, और आज हमारा पूरा गाँव बाढ़ की चपेट में आ गया है। गाँव में एक एक घर बाढ़ में डूब गया है, पर ये बांस के बने घर नहीं डूबे। हमारा पूरा गांव सुरक्षित है। हाँ श्याम बेटा, तूने तो सचमुच अपने गांव के लिए जो किया है वो मैं भी नहीं कर सकता। मुझे तुझ पर गर्व है मेरे बच्चे। कई दिनों तक गांव के लोग आराम से बांस के बने घर में रहते रहे। फिर सब कुछ ठीक हो गया। गांव वालों ने श्याम की बहुत तारीफ की। आसपास के गांव वालों ने जब इस बात को सुना तो वो भी बांस के बने घर देखने के लिए आने लगे। राम प्रकाश जी, आपका बेटा तो बहुत होनहार है। ये बांस के घर बनाकर उसने सचमुच आपके गांव को सुरक्षित कर दिया। हम चाहते हैं श्याम हमारे गांव में भी ऐसे ही बांस के घर बना दे, ताकि बाढ़ आने पर हमारे गांव वाले भी सुरक्षित रहें। जितनी भी लागत लगेगी वो तुम ले लेना श्याम बेटा, पर हम सबके गांव में तुम ऐसे ही बांस के घर बनाने का काम शुरू करवा दो। ठीक है, मैं कल से ही और लोग अपने साथ मदद के लिए ले लेता हूँ, और आप लोग चिंता मत कीजिए, मैं सभी गांव में बांस के घर बनवा दूंगा। भला हो उन साधु बाबा का, जिन्होंने मेरे बच्चे को इतना मेहनती बनाने में मदद की। आप सही कह रहे हो। हमारे श्याम ने सचमुच बहुत अच्छा काम किया है। श्याम के द्वारा बनाए बांस के घर दूर दूर तक मशहूर हो गए। बहुत से गांव के मुखिया अपने गांव में बांस के घर बनवाने लगे। धीरे धीरे श्याम का बांस के घर बनाने का काम एक व्यापार में बदल गया, और उसने इस काम में बहुत तरक्की की। श्याम ने मन ही मन उन साधु बाबा को धन्यवाद दिया, जिनके कारण उसे ये सफलता मिली थी।